नमस्कार, न्यूज 18 प्राइम में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। ओडिशा के हेल्थ मिनिस्टर की हत्या कर दी गई है। इलाज के दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने दम तोड़ दिया। दरअसल एएसआई ने मंत्री नवकिशोर दास पर ताबड़तोड़ फायरिंग की थी, जिससे उनके सीने में 4 गोलियां लगी। ओडिशा के सीएम ने इस घटना को लेकर के गहरा शोक प्रकट किया है। ओडिशा के झारगुड़ा जिले की घटना बताई जा रही है। बड़ी जानकारी आपको बता दें कि दिल दहला देने वाली वारदात ओडिशा में आज हुई, जहां पर स्वास्थ्य मंत्री को एक कार्यक्रम के दौरान एक पुलिस के एएसआई ने गोलियां मारी और हत्या कर दी। तुरंत गंभीर घायल हालत में स्वास्थ्य मंत्री को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन दुखद बात कि उनको बचाया नहीं जा सका। इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। मंत्री नवकिशोर दास एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे थे और इसी दौरान पुलिस के एक एएसआई ने एक के बाद एक कई गोलियां मारी। और अब पाकिस्तान के हाल की बात करेंगे, जहां पर हालात बेहद खराब हैं और अपनी नाकामी को छिपाने के लिए शहबाज शरीफ अब मौलानाओं की शरण में है। पाकिस्तान औंधे मुंह गिरा है, क्योंकि देश की सरकार अल्लाह भरोसे है। अपनी नाकामी, अपनी बेईमानी को छिपा लेने के लिए शहबाज शरीफ अब मौलानाओं की शरण में है। अब यही पाकिस्तान को पार लगाएंगे, क्योंकि शहबाज शरीफ की सरकार फेल हो गई है। महंगाई है, 3 टाइम की 1 टाइम पक रही है रोटी, सरो सामान नहीं है, कांप रहे हैं महंगाई से। बोलते हैं बस सब कुछ सस्ता हो जाएगा। किधर से सस्ता हो जाएगा? अमेरिका से सस्ता हो जाएगा। दावे करते थे कि हम सस्ता करेंगे, ये करेंगे, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं किया। बस अब गला दबा दें हमारा, इससे बेहतर यही है। बची है तो सिर्फ नुमाइश के लिए। वित्त मंत्री इशाक डार का बयान सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए पाकिस्तान का बंटाधार किसने किया। पाकिस्तान दुनिया में रहने के लिए अल्लाह ताला ने कायम किया है। ये एक वाहिद मुल्क है जो कलमा शरीफ के नाम पे बना था। इवन सऊदी अरेबिया कलमा शरीफ के नाम पे नहीं बना। तो अगर अल्लाह ताला ने इसको क्रिएट किया तो इसकी हिफाजत, इसकी तरक्की, इसकी खुशहाली भी अल्लाह ताला की। वित्त मंत्री इशाक डार ने इस्लामिक कार्ड खेल दिया है। अगर अल्लाह पाकिस्तान का निर्माण कर सकता है तो हमारी रक्षा भी कर सकता है। शहबाज शरीफ भी पाकिस्तान के उन नेताओं में शुमार हैं जो मजहब का इस्तेमाल सिर्फ अपने फायदे के लिए करते हैं। अल्लाह भरोसे तो दुनिया बैठी है, फिर सरकार का क्या काम? शहबाज शरीफ को ये राई भर की बात समझ में नहीं आ रही। बहरहाल शहबाज शरीफ कर्ज के कुएं से निकलने की एक और नायाब कोशिश कर रहे हैं। इशाक डार ने नवाज शरीफ पर दबाव डालकर पूर्व वित्त मंत्री मिफ्ताह इस्माइल की कुर्सी संभाल ली, लेकिन इशाक डार देश को नहीं संभाल पा रहे हैं। इशाक डार उन नेताओं में शामिल हैं जो लंदन में बैठे नवाज शरीफ की चौखट पर हाजिरी लगाते हैं। नवाज शरीफ की मेहरबानी से मिली कुर्सी के कारण इशाक डार शायद ये समझ पाने में असमर्थ हैं कि पाकिस्तान की कंगाली कुदरती नहीं है। इशाक डार जैसे नेताओं ने ही पाकिस्तान को विनाश तक पहुंचाया है। महंगाई का तूफान आपकी वजह से इस मुल्क में आया। उसकी 2 वजूहात हैं। आपने रुपए को खुला छोड़ दिया, आपने पाकिस्तान की मईशत की परवाह नहीं की, आप जो है वो पॉलिटिकल प्रोसिक्यूशन की जो है वो उसकी सियासत पे लगे रहे और आपने कोई फिक्र नहीं की कि अवाम के पास को क्या हो रहा है और उनके मसाइल क्या हैं। देश पाई पाई और राई राई के लिए तरस रहा है तो इसका कारण अल्लाह नहीं, इंसान है। कुदरत ने पाकिस्तान को संसाधन कम नहीं दिए हैं, लेकिन फिर भी मुल्क रसातल में जा रहा है। जिनके कंधों पर पाकिस्तान को बचाने की जिम्मेदारी है वो इतने गैर जिम्मेदार लोग हैं कि जिनके पास इस मुसीबत में भी, इस मुसीबत से निकलने के लिए अब तक कोई प्लान नहीं है। ये अब भी चाहते हैं कि कोई अदृश्य सत्ता उन्हें हाथ पकड़ के बचा ले। हद तो देखिए कि साहब शहबाज शरीफ ने भी एक भी ऐसा हल वाला फॉर्मूला अब तक पेश नहीं किया है जिससे पाकिस्तान के बचने की उम्मीद दिखे। गरीब लोग का गुजारा बड़ा मुश्किल हो गया। हुक्मरानों को तो कोई एहसास नहीं है
वो कमरान अपने ऐसी कमरे में बैठा, इसका क्या एहसास? जो इन्होंने इमदाद स्टॉक की हुई थी ना, उसमें कीड़े पड़ गए हैं, गरीब आवाम को वो नहीं दिए, वही पैसे लेके अभी कीड़ों वाला गरीब आवाम को दे रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान इसी रास्ते पर चलता रहा तो मई 2023 तक डिफॉल्ट हो जाएगा। डिफॉल्ट यानी कर्ज ना चुकाने की ताकत रखने वाला, मतलब क्रेडिट लॉस। और तब दुनिया का कोई भी बैंक पाकिस्तान को लोन नहीं देगा। तब क्या होगा? पाकिस्तान के लगते जिगर इमरान खान तब क्या करेंगे, जिनके पास इस मुसीबत में भी करने के लिए सिर्फ सियासत है। मिलजुल कर देश को बचाने की कोशिश नहीं, पाकिस्तान की बर्बादी का कारण समझना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। यहाँ के सियासी चरित्र और सत्ता की लालच देख आप खुद समझ सकते हैं, पाकिस्तान पहली बार ऐसे मोड़ पर खड़ा नहीं है। इसके पहले भी पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर सिर्फ आतंकवाद और मजहबी कट्टरता के लिए जाना जाता था। पाकिस्तान के पहले की सरकारों के पास भी आवाम के लिए कोई प्लान नहीं था। मुल्क गिरता गया और देश के नेता लंदन, पेरिस, दुबई में ऐश करते रहे। अब आलम यह है कि कहीं ऐसा ना हो कि नवाज शरीफ की तरह शहबाज शरीफ को भी लंदन की फ्लाइट लेनी पड़े, क्योंकि उबलती जनता अब जलने लगी है। सड़क से संसद तक अब संग्राम पसरता जा रहा है। तो सऊदी अरब और यूएई ने पाकिस्तान को उसकी औकात दिखा दी है। दोनों देशों ने पाकिस्तान को यह साफ कह दिया कि वो कश्मीर को भूल जाए। बंगाली में पाकिस्तान को लगा बड़ा झटका। पाकिस्तान को सऊदी अरब और यूएई की दो टूक। कश्मीर पर पाकिस्तान की बोलती की बंद। सऊदी अरब और यूएई ने पाकिस्तान को उसकी औकात दिखा दी है। दोनों देशों ने पाकिस्तान को साफ कह दिया है कि वो कश्मीर को भूल जाए। अगर पाकिस्तान कश्मीर राग अलापता रहा तो उसे भविष्य में कर्ज मिलने में बड़ी समस्या आने वाली है। पाकिस्तान के करीबी मित्र देश सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात ने कश्मीर को भूलकर भारत से दोस्ती करने की सलाह दी है। यही नहीं, कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाए जाने को लेकर पाकिस्तान जो हो हल्ला कर रहा है, उस पर भी सऊदी अरब और यूएई ने शहबाज सरकार को चुप्पी साधने के लिए कहा है। यूएई तो पाकिस्तान की आपत्तियों को दरकिनार करते हुए कश्मीर में बड़े पैमाने पर निवेश भी करने जा रहा है। पाकिस्तानी अखबार के मुताबिक अब तक कश्मीर को लेकर पाकिस्तान ओआईसी यानी कि इस्लामिक देशों के संगठन में हो हल्ला मचाता रहा है। ओआईसी में सबसे प्रभावी देश है सऊदी अरब। एक तरीके से कहा जाए तो ओआईसी सऊदी अरब के इशारे पर ही चलता है, लेकिन अब सऊदी अरब ने भी कह दिया है कि कश्मीर के मुद्दे में वो पाकिस्तान का साथ नहीं देगा। पाकिस्तान अब तक दुनिया के हर मंच पर कश्मीर का मुद्दा उठाता रहा है। सऊदी अरब और यूएई ने ये भी कहा है कि पाकिस्तान भारत के साथ शांति का रास्ता अपनाए। वहीं जब पाकिस्तान ने इसका विरोध किया तो यूएई और सऊदी दोनों ने साफ कह दिया है कि हम अब कश्मीर पर सार्वजनिक रूप से आपका साथ नहीं दे सकते हैं। यूएई और सऊदी अरब ने कहा है कि हम भारत के साथ रिश्ते को अहमियत देते हैं। हालांकि अब सऊदी अरब और यूएई के दो टूक संदेश से पाकिस्तान के सामने अब ये स्थिति है कि वो या तो अर्थव्यवस्था को बचाए या फिर कश्मीर का राह अलापता रहे। भुखमरी पर पाकिस्तान में विद्रोह, लोगों ने उठाए हथियार, खाने के लिए मची लूट। पाकिस्तान में महंगाई और आर्थिक संकट इतना गहरा गया है कि अब लोग लूटपाट पर उतर आए हैं। रावलपिंडी जो पाकिस्तानी सेना का हेडक्वार्टर है, वहां पर एक पोल्ट्री फार्म ही लूट लिया गया। महंगा आटा और चिकन के बीच ही यहां फार्म के लूट की खबर से हंगामा मच गया। बताया जा रहा है कि रावलपिंडी में हथियारों से लैस 12 लोगों ने एक पोल्ट्री फार्म में लूट की। यहां पर 5000 मुर्गियों को लूट कर ले जाया गया और कर्मियों को बंधक बना लिया गया। बताया जा रहा है कि इन मुर्गियों की कीमत करीब 30 लाख पाकिस्तानी रुपए बताई जा रही है। फार्म के मालिक ने एफआईआर दर्ज कराई है। उसमें 10 से 12 अज्ञात लोगों के खिलाफ शिकायत है। लुटेरों ने फार्म पर काम कर रहे 3 कर्मियों को बंधक बनाया और लूटपाट की। लुटेरे 3 मिलिट्री ट्रक में आए थे और उनके साथ 2 मोटरसाइकिल भी थी। पाकिस्तान इस समय भयंकर आर्थिक तंगी में है। विदेशी मुद्रा भंडार गर्त में जा रहा है और देश के पास सिर्फ कुछ ही दिनों के आयात का पैसा बचा है। ऐसे में आने वाले दिन कैसे होंगे कोई नहीं जानता। शहबाज शरीफ की बड़ी मुश्किल।
दुनिया में घटी शहबाज की साख। अब पार्टी में भी किनारे लगाने की तैयारी। महंगाई और भुखमरी के चलते दुनिया भर के देश पाकिस्तान से किनारा कर रहे हैं। शहबाज सरकार को कहीं से कोई मदद मिलती नहीं दिख रही। कल तक जो पाकिस्तान के मददगार थे वो आज उसे नसीहत दे रहे हैं, तो शहबाज शरीफ की मुश्किल उसी की पार्टी में बढ़ती दिख रही है। 4 महीने बाद पाकिस्तान लौटी नवाज शरीफ की बेटी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की नेता मरियम नवाज के देश लौटते ही उनका खेमा पार्टी में सक्रिय हो गया। पार्टी के नेता दावा कर रहे हैं कि मरियम नवाज देश में पार्टी का पुनर्गठन करने के लिए लौटी हैं। इस महीने की शुरुआत में PMLN के मुख्य आयोजक के रूप में नियुक्ति के बाद मरियम की देश की राजनीतिक घटनाओं में ज्यादा अहम भूमिका हो गई है। नवाज शरीफ ने मरियम को गृह मंत्री राणा सनाउल्लाह के साथ पंजाब में आगामी चुनाव से पहले रैलियों का नेतृत्व करने और बैठकें करने के लिए अधिकृत किया है। पंजाब की पार्टी PLMN का ये दावा है कि मरियम नवाज की पदोन्नति नवाज शरीफ के द्वारा बनाए गए प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को ये साफ संदेशा है कि मरियम नवाज ही नवाज की जगह लेंगी, शहबाज शरीफ नहीं। यानी कि मरियम नवाज ही पार्टी का नेतृत्व करेगी और PMLN के सर्वोच्च नेता की भी यही इच्छा है। यानी बढ़ती महंगाई पर ही लगाम लगाने में शहबाज शरीफ के पसीने छूट रहे थे। पाकिस्तान को दिवालिया होने से रोकने के लिए उनको कोई तरकीब सूझ नहीं रही। भुखमरी पर कैसे लगाम लगाई जाए, इसका कोई तरीका उनके पास दिखाई नहीं दे रहा। प्यासे पाकिस्तान को पानी कहां से दिया जाए, उसका कोई रास्ता उन्हें नहीं दिख रहा। ऐसे में मरियम की एंट्री ने शहबाज शरीफ को बेचैन कर दिया है। तो वहीं राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA की एक टीम UAPA मामले में ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के कार्यालय को सील करने के लिए श्रीनगर के राजबाग पहुंची। इससे पहले दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने इसके कार्यालय को सील करने के आदेश दिए थे। एडिशनल सेशंस जज शैलेंद्र मलिक ने NIA की अर्जी पर यह आदेश जारी किए। तो रविवार को लखनऊ में अखिल भारतीय OBC महासभा सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थन में उतराए। महासभा के लोगों ने लखनऊ स्थित वृंदावन योजना में ग्रंथ की प्रतियां जलाई। आपको बता दें कि विवादित अंश की प्रतियों को जलाकर महासभा की ओर से विरोध प्रदर्शन किया गया। महासभा के लोगों का यह कहना है कि इसमें जो नारी शक्ति, शूद्रों और दलित समाज के साथ साथ OBC समाज के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी है। हम इन टिप्पणियों को रामचरितमानस से हटवाना चाहते हैं। अगर इन्हें निकाला जाएगा तभी ये विरोध प्रदर्शन अब शांत होगा, नहीं तो ये जगह जगह विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। इसमें जो आपत्तिजनक टिप्पणियां हैं, हाँ, नारी शक्ति के विरुद्ध, शूद्रों के विरुद्ध, दलित समाज के विरुद्ध, OBC समाज के विरुद्ध, इनमें हम इन टिप्पणियों को, इन चौपाइयों को रामचरितमानस से निकलवाना चाहते हैं। दुनिया बहुत चांद पे जा रही, दूसरे ग्रहों पे जा रही है, तो हिंदुस्तान का तथाकथित 15% समाज 85% समाज को बेवकूफ बना करके पीछे ले जाना चाह रहा था। ये बहुत ही निंदनीय है कि रामचरितमानस में जिस तरह से टिप्पणियां चौपाइयों में जो लिखी हुई हैं, जो हमारे OBC, SC, ST, आदिवासी और देश की समस्त नारियों के खिलाफ अभद्र टिप्पणियां लिखी गई हैं, उनको हटाने की मांग हमने किया है। इस देश की महिलाओं, आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों के साथ सौतेला व्यवहार किया, अपमानित किया, नीच कहा, मारने पीटने का पात्र बताया, सम्मान न किए जाने की बात कही। हम समझते हैं ये धर्म नहीं है और सीधा सीधा ये अधर्म है, क्योंकि धर्म का मकसद होता है मानवता का सम्मान, मानवता का कल्याण, मानवता का प्रस्तुतिकरण। तो वहीं श्रीनगर में आखिरकार राहुल गांधी ने लाल चौक पर तिरंगा फहराया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं में काफी जोश इस दौरान देखने को मिला। राहुल गांधी के साथ प्रियंका गांधी भी मौजूद रहीं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम यहां पर किए गए थे और लाल चौक के आसपास के पूरे इलाके को इस दौरान सील किया गया था। दुकानों को बंद करवा दिया गया था। बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में आखिरकार राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा श्रीनगर जाकर के समापन हुआ है और श्रीनगर में लाल चौक पर राहुल गांधी ने तिरंगा फहराया। ये भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत है। इस देश की आत्मा छलनी है। इस देश के लोगों पर देश की सरकार ने, मोदी सरकार ने आक्रमण बोल रखा है। आज राहुल गांधी जी ने ऐलान किया है
लाल चौक से भारत का तिरंगा फहराकर कि ना नफरत चलेगी, ना बंटवारा, ना विभाजन, प्रेम, मोहब्बत और भाईचारा चलेगा। 140 करोड़ लोग देश के प्रधानमंत्री से भी बड़े हैं, वो मोदी हो या कोई और इस देश के लोग ही इस देश का झंडा है। और लाल चौक का ये तिरंगा आज ऐलान है, जंग का नहीं, मोहब्बत से इस देश को फिर से जोड़ने का, देश की भारत मां की आत्मा पर मरहम लगाने का, पर सरकार से जवाबदेही मांगने का। इस देश को हर रोज हिंदू मुसलमान में, कब्रिस्तान शमशान में तोड़ा जा रहा है। तो हर साल की तरह इस साल भी गणतंत्र दिवस समारोह के मौके पर 29 जनवरी की शाम को बीटिंग द रिट्रीट समारोह के नाम रही और समारोह की शुरुआत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के काफिले के विजय चौक पहुंचने के साथ हुई। इस समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई अहम लोगों ने शिरकत की। बीटिंग द रिट्रीट समारोह गणतंत्र दिवस के समापन का प्रतीक है, समारोह के समापन का प्रतीक है और समारोह में थल सेना, वायुसेना, नौसेना के बैंड के पारंपरिक धुनों के साथ मार्च देखते ही बनता था। बीटिंग द रिट्रीट के साथ ही गणतंत्र दिवस समारोह जो लगातार कई दिनों तक चलता है, उस समारोह का समापन होता है आधिकारिक तौर पर और ये जो दस्ता है वो अपने बैरक में वापस लौटता है। अभिवादन, स्वागत। तो आखिरकार प्रदेश में बारिश ने मुसीबत लोगों की बढ़ा दी है। प्रदेश के कई इलाकों में बारिश हुई और कई जगह पर जबरदस्त ओलावृष्टि होने की खबर है। आपको बता दें कि उदयपुर, चित्तौड़गढ़ समेत कई इलाकों में फसलों को काफी नुकसान हुआ है। ओलावृष्टि की वजह से कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने किसानों के नुकसान को लेकर के गंभीरता दिखाई है। वहीं कृषि विभाग के अधिकारियों ने भी इस पूरे मसले को लेकर के किसान भाइयों से अपील की है कि वे अपने नुकसान को लेकर के बीमित फसल की जानकारी 72 घंटे में दें। साथ ही कृषि मंत्री की ओर से कृषि विभाग के अधिकारियों को सख्त दिशा निर्देश जारी करते हुए कहा गया कि सभी इलाकों में फसल खराबे का आकलन किया जाए। राज्य सरकार किसानों के नुकसान की भरपाई कर रही है, हर संभव कोशिश, और कृषि मंत्री ने मामले में विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए हैं। सभी प्रभावित इलाकों के जनप्रतिनिधियों से भी मंत्री सीधे संपर्क कर रहे हैं। कृषि मंत्री की ओर से कई आदेश दिए गए हैं। वैसे तो सर्दियों में बरसात को मावठ के रूप में जाना जाता है और ये मावठ फसलों के लिए अमृत के समान होती है, लेकिन इस बार प्रकृति की कुछ और ही जो रूप नजर आए हैं। राजस्थान के कई इलाकों में जबरदस्त ओलावृष्टि हुई है। कृषि मंत्री लालचंद कटारिया लगातार पूरे मामले को मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हम उनसे बात करते हैं कि राजस्थान में जिस तरीके से जो बारिश और ओलावृष्टि हुई है, क्या स्थिति प्रदेश में नजर आ रही है? देखिए, ये बात सही है कि किसान इस बार का इंतजार कर रहे थे कि एक मावठ अच्छी सी हो जाए तो उनकी फसलों में और ताजगी आ जाए, और जो पानी की कमी हमेशा रहती है उसकी पूर्ति मावठ के रूप में होती है। और मावठ होना एक अपने आप में प्रकृति का तोहफा माना जाता है किसानों द्वारा। पर ये बहुत सालों बाद में देखा गया है कि एक तरफ जो खुशी थी सुबह और दोपहर में जिस प्रकार से ओलावृष्टि हुई उदयपुर संभाग में, और वहाँ की जो तस्वीरें आ रही है वो काफ़ी पीड़ादायक है। किसानों की फोटो भी आ रही खेतों से। मैं कह सकता हूँ कि ये प्रकृति की जो मार पड़ी है किसानों पे, हम सजग हैं। पूरे विभाग को दिशा निर्देश दिए गए हैं कि तुरंत विशेष गिरदावरी करवाई जाए, और जो बीमा कंपनियां हैं, हमारे कृषि पर्यवेक्षक हैं, राजस्व विभाग के अधिकारी हैं, उनको तुरंत दिशा निर्देश जारी किए गए हैं कि वो मौके पे जाके मौके स्थिति पर फसल के नुकसान का आकलन करें। बिल्कुल, लगातार आप मॉनिटरिंग कर रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर के। कौन कौन से और विभाग होंगे जो इस सर्वे में कृषि विभाग के साथ होंगे, चाहे वो राजस्व हो या बीमा कंपनियां हो, उनको किस तरीके के दिशा निर्देश दिए गए? दूसरा, जो तस्वीरें आई हैं वो किस तरीके से बयान कर रही हैं, वो अगर आप दर्शकों तक दिखाएं तो निश्चित तौर पर जो किसान हैं वो सतर्कता से जो बीमा कंपनी है उनको 72 घंटे के अंदर जो है निर्देश उनको एक अपनी जानकारी दे सके, किस तरीके से लाभ ले सके? देखिए, मेरे पास से कुछ तस्वीरें हैं जो मैं आपको दिखा सकता हूं। ये तस्वीर है एक चित्तौड़ से ओलावृष्टि की, जिसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह की पूरी की पूरी चादर उस पर बिछी हुई है। दूसरी तस्वीर इसमें ये और है, ये तस्वीर है जिसमें बर्फ की बहुत मोटी चादर इसमें ये है। देखें, आप किन किन क्षेत्रों से इस तरह की तस्वीर आई हैं? आप लगातार संपर्क में?
मेरे पास ज्यादातर उदयपुर संभाग, पाली, सिरोही, पर जो ओलावृष्टि की अभी तक जो जानकारी है वो उदयपुर, चित्तौड़, उनके आसपास जो राजसमंद ये इलाका है। पाली और सिरोही में जो सूचना है अभी तक वो है कि वहाँ जो प्रेशर बना, हवा से फसलें गिरी है और उसमें भी काफी नुकसान हुआ है। खुद कृषि मंत्री लालचंद कटारिया इस पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और जो कृषि विभाग के साथ साथ राजस्व और बीमा कंपनियों के जो अधिकारी हैं उनको त्वरित आकलन कर सर्वे रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार 7 दिन में ये रिपोर्ट मांगी है, चूंकि पहले भी मुख्यमंत्री जो है त्वरित सर्वे के जो निर्देश शीतलहर से नुकसान के दे चुके हैं। तो सरकार किसानों को जो नुकसान हुआ है, फसलों में जो नुकसान हुआ है, उसको लेकर गंभीर है और किस तरीके से किसानों को त्वरित राहत पहुंचा सके इस दिशा में लगातार प्रयास कर रही है। कैमरा पर्सन भवानी सिंह के साथ राकेश शर्मा, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। और इसी के साथ ही इस बुलेटिन फिलहाल इतना ही। नमस्कार।